in this second lecture, we are going to talk about space complexity of an algorithm. See, किसी भी एल्गोरिथम का जब हम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं तो या तो वो स्पेस के फॉर्म में होता है या फिर वो टाइम के फॉर्म में होता है. जब भी हम स्पेस की बात करते हैं तो स्पेस का मतलब है मेमोरी ऑफ कंप्यूटर. आप कोई भी एल्गोरिथम या प्रोग्राम बनाते वक्त आप उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स डिफाइन करते हो. ये सभी वेरिएबल्स, चाहे वो इंटीजर ऑफ एक्स हो या इंटीजर ऑफ एरिया हो, कोई भी वेरिएबल, हर वेरिएबल को मेमोरी में स्टोर कराने के लिए एक स्पेस चाहिए होता है. एज वेल एज हर एक वेरिएबल का जो भी इनपुट वैल्यू है वो इनपुट वैल्यू भी एक स्पेस को एक्वायर करता है. तो जब भी हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि हमारा जो टोटल हमने स्पेस अपने वेरिएबल्स को डिफ़ाइन किया है या अपने वेरिएबल्स को जो भी स्पेस एक्वायर कराया है, सिर्फ वही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है स्पेस यूज्ड बाय वेरिएबल्स एज वेल एज इनपुट वैल्यूज़. इन दोनों को कंबाइन करने के बाद ही हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट होता है. सो अगर हम डेफिनेशन वाइज देखें, देन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी can be calculated by the space acquired by variables as well as the input values used in a program or algorithm. जब हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिक फॉर्मुलेशन की बात करते हैं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है वो है जितना भी ऑक्सिलरी स्पेस यूज हो रहा है प्लस space used for input values. So input values space. ये ऑक्सिलरी स्पेस कौन सा है? जो हमारे वेरिएबल्स, इफ कंडीशंस या रिकर्सिव कॉल्स यूज़ कर रहे हैं. वेयर एज इनपुट वैल्यू स्पेस कौन सा है? जो भी हमारे वैल्यूज़ हम इनपुट की तरह प्रोवाइड कर रहे हैं, उन वैल्यूज़ के लिए जो भी स्पेस लग रहा है वो हमारा इनपुट वैल्यू स्पेस कहलाता है. अगर एक सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझें तो अगर हमने टू नंबर्स को सम करने का एक प्रोग्राम बनाया है या मल्टीप्लाई करने का एक प्रोग्राम बनाया है. सो सपोज हमारे पास एक प्रोग्राम है जहां पर मैंने इंटीजर x, y लिया है. इस x और y का कुछ वैल्यू भी होगा, मैं अभी वैल्यू नहीं लिख रहा हूं. अगर हम इसे डायरेक्टली इंटीजर c इक्वल्स टू x इंटू वाई करते हैं और यहां से हम प्रिंट %d और यहाँ पर क्या करते हैं, हम हमारे c वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करा देते हैं. सो यहाँ पर अगर हम बेसिक कॉम्प्लेक्सिटी अगर सिर्फ ऑक्सिलरी स्पेस के हिसाब से देखें जो हमारे वेरिएबल्स हैं तो x, y एंड c, और तीनों ही वेरिएबल इंटीजर टाइप के हैं. इंटीजर का साइज़ या तो 2 बाइट होगा या फिर 4 बाइट्स होगा. तो अगर मैं 4 बाइट्स कंसीडर करूँ, 4 इंटू टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे कितने हैं, ये 3 वेरिएबल हैं. इन तीनों को यहाँ यूज़ करें तो कितनी वैल्यू आई, 12 बाइट्स. और ये 12 बाइट, एक 12 क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है. सो जब भी हमें कॉम्प्लेक्सिटी में एक कांस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड होती है यानी एक मैथमेटिकल नंबर हमें मिलता है तो वो कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा कैसे रिप्रेजेंट होती है, बिग O ऑफ 1. तो अगर मैं इस कोड के स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो वो क्या होगा, बिग O ऑफ 1 होगा. सिमिलरली अगर एक और कोड लिखते हैं, जैसे कि हमारे पास एक कोड है इंटीजर, एक सम का हम फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसमें मैं इंटीजर x एक वेरिएबल ले रहा हूँ. ये x की वैल्यू हमें मेन से प्रोवाइड होगी. ये एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन मैंने लिखाया. अब यहाँ पर इंटीजर i और एक हमने यहाँ पर ले लिया है सम और इसको कर दिया है सम, सपोज 1 आगे ऐड कर देते हैं. ये हमारा एक वेरिएबल है, राइट. यहाँ पर वैल्यू लिख ली है 0. अब इसके अंदर एक लूप लगा हुआ है फॉर i इक्वल्स टू n, i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड i माइनस माइनस. तो ये हमारा एक डिक्रीजिंग फॉर लूप है जिसमें ये इनिशियलाइजेशन है, यहाँ कंडीशन है और यहाँ पर डिक्रीमेंट ऑपरेटर है. इसके अंदर हमारा फॉर्मुलेशन है सम इक्वल्स टू सम प्लस i, और यहाँ से मैं फाइनल जो सम की वैल्यू है उसको सम 1, जो फाइनल हमारी वैल्यू है उसको हम रिटर्न कर देते हैं.
तो ये जो कोड है, अब इसमें कैसे हम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर सकते हैं? यहाँ पर हमारे पास इनपुट वैल्यू जो है वो क्या है, x है, राइट, विच विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पर इसका जो ये x जो वैल्यू है, x का जो भी हमारा वैल्यू होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, दैट विल टेक द स्पेस बिग O ऑफ 1, राइट। अभी ऑक्सिलरी स्पेसेस क्या है, हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, एक i वेरिएबल है और एक हमारे पास ये सम 1 वेरिएबल है, विच आर ऑल्सो कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स, क्योंकि इसमें भी एक वैल्यू स्टोर हो रही है और i की भी एक पर्टिकुलर वैल्यू हमें हर बार मिल रही है। इसीलिए कॉन्स्टेंट वैल्यू की वजह से ये भी हमारे ऑक्सिलरी स्पेस कितना स्पेस लेने वाले हैं, ऑक्सिलरी वेरिएबल्स O1। तो टोटल हमारा जो स्पेस कैलकुलेट हुआ, इसके लिए, इस कोड के लिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुआ, बिग O ऑफ 1। यहाँ पर हमारा जो x है वो O1 क्यों हुआ, क्योंकि x में एक वैल्यू आ रही है। वैल्यू किस तरीके की होगी, इंटीजर टाइप की, तो या तो वो 2 बाइट एक्वायर कर रही होगी या फिर 4 बाइट, इसीलिए इसका जो साइज है वो, स्पेस साइज है वो बिग O ऑफ 1 हुआ है। सिमिलरली i के लिए भी और सम 1 के लिए भी बिग O ऑफ 1। अगर हम यहाँ पर एक कैलकुलेशन का एक फंक्शन लिखते हैं, फैक्टोरियल कैलकुलेशन का, तो अगर हमारा फैक्टोरियल का रिकर्सिव फंक्शन है, जब भी हम रिकर्सिव फंक्शन बनाते हैं फैक्टोरियल का, तो हम कैसे लिखते हैं, इंटीजर फैक्ट, यहाँ पर इंटीजर n मेरा वेरिएबल है जिसमें मुझे अपना वैल्यू मिलेगा, जिसका मुझे फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। इफ n लेस देन इक्वल्स टू 1, क्या वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगा 1, क्योंकि 1 या 0 का फैक्टोरियल 1 ही होगा। एल्स हम क्या रिटर्न करते हैं रिकर्सिव कॉल में, रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1, दैट्स इट। अब यहाँ पर ये जो n है ये क्या है, ये यूज़र इनपुट है। यहाँ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में एक वैल्यू आएगी जो मेन से ट्रांसफ़र होगी। जैसे मुझे अगर 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो वो 5 वाली वैल्यू यहाँ आएगी, तो इसीलिए ये एक कांस्टेंट वैल्यू हुई, जिसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, तो हम इसे कंसीडर कर लेते हैं 4 बाइट्स, राइट। अब यहाँ पर एक इफ़ और एल्स लगा हुआ है और एक रिटर्न है विच इज़ अ रिकर्सिव कॉल, राइट। सो मैंने अभी बताया कि जब भी हम इफ़ एल्स कंसीडर करते हैं, ये इफ़ एल्स या रिकर्सिव कॉल ये सब ऑक्सिलरी स्पेस में काउंट होता है। तो हम कलेक्टिवली इसके लिए क्या कंसीडर कर सकते हैं कि हमारा जो टोटल मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड है वो 4 बाइट है, क्योंकि हम रिटर्न 1 करा रहे हैं, यहाँ पे भी एक वैल्यू रिटर्न हो रही है, तो 4 बाइट कलेक्टिवली इसको इतना मेमोरी स्पेस चाहिए इफ एल्स को एग्जीक्यूट होने के लिए। अब अगर यहाँ पे सिंगल रिटर्न n होता, ये चीज़ नहीं होती, तब तो ये 4 बाइट ठीक था, बट यहाँ क्या है, फैक्टोरियल n माइनस 1 और ये रिकर्सिव कॉल है, तो जितनी बार ये फंक्शन चलेगा, जब तक n का फैक्टोरियल वैल्यू हमें नहीं मिलेगा तब तक ये फंक्शन बार बार रिकर्सिव कॉल होता रहेगा। इसीलिए ये n टाइम्स चलेगा, क्योंकि अगर हम 5 का फैक्टोरियल करते हैं तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, टोटल 5 टाइम्स, 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स ये एग्जीक्यूट हो रहा है। इसीलिए ये फंक्शन क्या होगा, n टाइम्स चलेगा, तो 4 इंटू n, राइट। अब ये वाला 4 और ये 4 इंटू n, इसको ऐड करने का इक्वेशन बना लेते हैं, तो ये हो गया 4 प्लस 4 इंटू n, राइट। ये हमारा आया स्पेस रिक्वायर्ड, जिसमें 4 क्या है, 4 हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो जब 4 कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको हम हटा सकते हैं, नेग्लिजिबल है इन कंपैरिजन टू n, क्योंकि n अगर आप 1000 भी ले रहे हो, उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हो, तभी भी ये तो 4 ही रहेगा हमेशा, 4 बाइट ऑफ मेमोरी फॉर इंटीजर। ऐसे ही यहाँ पे तो कभी भी हम इन कांस्टेंट वैल्यूज़ को यूज़ नहीं करते। क्या यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते वक्त, जो हमारा n वैल्यू है, बिग O ऑफ n। तो अभी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया इस फैक्टोरियल रिकर्सिव फंक्शन का, बिग O ऑफ n। O क्या चीज़ है, O है हमारा वर्स्ट केस रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। वर्स्ट केस में क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस पर्टिकुलर स्पेस से ज़्यादा स्पेस एक्वायर नहीं हो सकता। तो जब भी हम अपर बाउंड में अपना कॉम्प्लेक्सिटी लेते हैं, हमेशा हमें बिग O ऑफ O से ही इसको बिग O से ही हमें इसको रिप्रेजेंट करना होता है। तो बिग O ऑफ n विल बी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस कोड। मोर एग्जाम्पल इन नेक्स्ट वीडियो।